वेलकम टू ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम साइंस के अंदर बायोलॉजी में टिश्यू ऊतक के बारे में पढ़ रहे थे और टिश्यू ऊतक में हमने विभाज्य ऊतक के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे स्थायी ऊतक के बारे में। तो स्थायी ऊतक का निर्माण कैसे होता है? स्थायी ऊतक का निर्माण प्राथमिक विभाज्य ऊतक से बनी कोशिकाओं में वृद्धि और विभेदीकरण के कारण होता है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर लिखेंगे कि जो इसका निर्माण है, स्थायी ऊतक का निर्माण होता है सबसे पहले जो हमने विभाज्य ऊतक पढ़ा है, विभाज्य ऊतक भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, विभाज्य ऊतक से क्या बनता है? कोशिका में जो वृद्धि होती है और जो विभेदीकरण होता है उससे कोशिका में वृद्धि और विभेदीकरण। पहला है वृद्धि और दूसरा है विभेदीकरण। वृद्धि में क्या क्या था? वहां पर लंबाई में वृद्धि हो रही थी, लंबाई में वृद्धि होती है। ठीक है, फिर उसके बाद चौड़ाई में भी क्या हो रही थी? वृद्धि हो रही थी। तो दो चीज हो गई इसके अंदर, एक तो लंबाई में वृद्धि और दूसरी हो गई चौड़ाई में वृद्धि। उसके बाद आता है विभेदीकरण। तो जो पहला पॉइंट था, इसमें कोशिका में जो वृद्धि हो रही थी वो विभाज्य ऊतक के कारण ही हो रही थी। और दूसरा क्या आता है इसके अंदर? दूसरा आ जाता है इसके अंदर विभेदीकरण। ठीक है, दूसरा आ जाता है विभेदीकरण। इनमें विभाजन की क्षमता नहीं होती। आप बताओ, जबकि विभेदीकरण होगा तो विभाजन की क्षमता नहीं होती। विभेदीकरण के कारण विभाजन की क्षमता नहीं होती। विभाजन की क्षमता नहीं होती है। पहला पॉइंट तो आपका निर्माण विभाज्य तक में, और दूसरा कोशिका में वृद्धि, तीसरा क्या होता है? विभेदीकरण होता है, और विभेदीकरण के कारण विभाजन की क्षमता नहीं होती है। चौथा पॉइंट इसके अंदर आता है, ये सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार की होती हैं। जिन कोशिकाओं से ये ऊतक निर्मित होते हैं, ये सजीव और निर्जीव दोनों होते हैं। जिन कोशिकाओं से ये ऊतक निर्मित होते हैं, ये निर्जीव व सजीव दोनों प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये कोशिकाएं चारों ओर पतली या मोटी कोशिका भित्ति से घिरी रहती हैं। स्थायी ऊतकों की कोशिकाएं विभेदित होकर विभिन्न प्रकार के ऊतकों का निर्माण करती हैं, जिनका वर्गीकरण निम्न प्रकार से है। तो इसको स्थायी ऊतक को कितने भागों में बांटा गया है? स्थायी ऊतक को दो भागों में बांटा जाता है। एक तो बांटा जाता है सरल स्थायी ऊतक और एक बांटा जाता है जटिल स्थायी ऊतक। तो स्थायी ऊतक दो प्रकार के हैं। स्थायी ऊतक दो भागों में
बांटा जा सकता है। ए और बी। ए है जटिल स्थायी ऊतक या सरल स्थायी ऊतक, कोई सा भी ले लो, सरल स्थायी ऊतक। दूसरा है जटिल स्थायी ऊतक। उसके बाद सबसे पहला हम पढ़ेंगे सरल स्थायी ऊतक। तो पहला लिखना है आपको सरल स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक, सरल स्थायी ऊतक जिसमें समान प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। इनकी सभी कोशिकाएं समांगी होती हैं, अर्थात इनका उद्गम और कार्य समान होता है। सबसे पहले इनका कार्य समान होता है। अर्थात ये समांगी कोशिकाएं होती हैं। समांगी कोशिकाएं होती हैं। और इसमें जो खास बात है वो क्या है, ये 3 प्रकार के होते हैं। ये ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। पहला आता है इसके अंदर पहला है मृदु ऊतक। दूसरा आता है स्थूल कोण ऊतक। और तीसरा आता है जटिल स्थायी जटिल सरल स्थायी ऊतक। इसका पूरा नाम इस प्रकार से होता है, वैसे तो इसको भी मृदु सरल स्थायी ऊतक, स्थूल कोण सरल स्थायी ऊतक कह सकते हैं। तो सबसे पहला जो आता है वो आता है मृदु ऊतक। सरल स्थायी ऊतक। मृदु सरल स्थायी ऊतक, ये ऊतक पतली व कोमल कोशिका भित्ति वाली सरल कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। ये ऊतक यह पतली व कोमल कोशिका भित्ति वाली, यह पतली व कोमल कोशिका भित्ति वाली कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। पहला पॉइंट आपको लिखना है।
नेक्स्ट क्या है, इन कोशिकाओं के समूह में अंतर कोशिक स्थान पाया जाता है जो गैसीय विनिमय होता है। इनमें सघन कोशिका द्रव्य भरा रहता है। इन कोशिकाओं के समूह में, नेक्स्ट पॉइंट, इन कोशिकाओं के समूह में अंतर कोशिकीय स्थान पाया जाता है। जो गैसीय विनिमय में सहायता करता है। पहला पॉइंट है इसके अंदर कि ये पतली और कोमल कोशिका भित्ति वाली सरल कोशिकाओं से निर्मित होता है। इन कोशिकाओं के समूह में अंतर कोशिक स्थान पाया जाता है जो गैसीय विनिमय में क्या करता है, मदद करता है। इनमें गैसीय विनिमय होता है। इनमें कोशिका द्रव्य भरा रहता है। ये कोशिकाएं गोल हो सकती हैं, अंडाकार हो सकती है, बहुभुजी हो सकती हैं। ये कोशिकाएं गोल, अंडाकार, वे बहुभुजी होती हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसमें लिखेंगे, मृदु ऊतक पादपों में, जड़, तना, पत्तियों में, बाहरी परतों में, फूलों और बीजों में पाया जाता है। मृदु ऊतक पादपों की जड़ों में, तनों में और पत्तियों में एवं फूलों में पाया जाता है। उसके बाद मृदु ऊतक की कोशिकाओं में हरित लवक अधिक संख्या में होता है। मृदु ऊतक मृदु जो ऊतक होता है वो कोशिकाओं में हरित लवक अधिक संख्या, मृदु ऊतक की कोशिकाओं में हरित लवक अधिक संख्या में पाया जाता है। जब हरित लवक अधिक संख्या में पाया जाएगा तो क्या होगा, इसके फलस्वरूप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में तेजी होगी। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होगी तो क्या होगा, उसमें ऊतक हरा रहेगा।
ऊतक हरा होता है तो इसे हरा ऊतक कहा जाता है। इसे हरा ऊतक कहा जाता है, या फिर इसे हम हरित ऊतक भी कहते हैं। आप दोनों नाम शायद रख सकते हैं, इसे हम हरित ऊतक भी कहते हैं। ठीक है। जलीय पौधों में मृदु ऊतकों के मध्य वायु कोष्ठ पाई जाती है। जलीय पौधों में, तो जल वाले पौधे होते हैं, जलीय पौधों में मृदु ऊतकों के मध्य वायु कोष्ठ पाए जाते हैं। वायु कोष्ठ पाए जाते हैं। वायु कोष्ठ पाए जाते हैं जो पौधों को तैरने के लिए उत्प्लावन बल प्रदान करते हैं। जो पौधों को तैरने के लिए उत्प्लावन बल प्रदान करते हैं। उत्प्लावन बल जब प्रदान करते हैं, इसलिए ऐसे ऊतक वायु ऊतक कहते हैं इनको। तो ऐसे ऊतकों को वायु ऊतक कहा जाता है। ठीक है। ये मृदु ऊतक के कार्य क्या हैं? इनके कार्य क्या हैं? क्या क्या काम करते हैं ये मृदु ऊतक? एपिडर्मिस के रूप में कार्य करते हैं। एपिडर्मिस के रूप में इसका कार्य पहला कार्य क्या है? एपिडर्मिस का कार्य। दूसरा कार्य क्या है? पौधों के हरे भागों में भोजन का निर्माण। पौधों के हरे भागों में भोजन का निर्माण। तीसरा काम क्या है इनका? इसमें ये उत्सर्जी पदार्थों के रूप में गोंद, एक तो गोंद प्राप्त होता है, एक टैनिन भी प्राप्त होता है, और तीसरा है रेजिन। ये तीनों प्राप्त करते हैं ये। तो मृदु ऊतक का सबसे पहला काम क्या है? गोंद प्राप्त करना, इसी में आता है। ठीक है। ये ऊतक भोजन के पार्श्व चालन में सहायक होते हैं, और में पाए जाने वाला जो अंतर कोशिकीय स्थान होता है वो गैसीय विनिमय में सहायक होता है। तो भोजन के संचय में भी भोजन के संचय का भी काम करता है। ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद जो मृदु ऊतक होता है, और ये क्या काम करता है? मृदु ऊतक दो चीजों में काम कर सकता है, एक तो अनुदैर्घ्य काट के रूप में भी, और अनुप्रस्थ काट के रूप में भी। तो ये आपको समझना जरूरी है। ठीक है। मृदु ऊतक दो प्रकार से कार्य करता है। दो प्रकार से कार्य करता है। नोट में करके लिखना है आपको। पहला है अनुदैर्ध्य काट।
और दूसरा होता है अनुप्रस्थ काट। इस तरीके से ये इसमें दो चीज़ें हैं। इसके अंदर जो केंद्रक होता है इस तरीके से होता है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से इसमें केंद्रक होता है। और एक मिनट ये अनुप्रस्थ लिख सकते हैं इसको, अनुप्रस्थ। और ये है अनुदैर्ध्य। ठीक है, ये अनुप्रस्थ में उल्टा बना दिया था। इसमें क्या होता है, अंतर कोशिकीय स्थान पाया जाता है। जैसे इसको हम बोलते हैं यहाँ पर, इस जगह को, या इस जगह को बोल सकते हैं, इस जगह को अंतर कोशिकीय स्थान, अंतर कोशिकीय स्थान। इसी जगह पर क्या होता है, गैस विनिमय। गैस विनिमय इसके अंदर ही होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो अनुदैर्ध्य काट, इसमें रिक्तिका गर्त ये ऐसे रहते हैं। बस ये थोड़ा सा इसमें भी फर्क रहता है कि इस तरीके से, इस तरीके से पाए जाते हैं, इस तरीके से, इस तरीके से पाए जाते हैं। इस तरीके से जो केंद्रक होते हैं इस तरीके से होते हैं। ठीक है, आप इनको, जो यहाँ पर जो भरा हुआ है इसमें, जगह जगह पर, इसे कोशिका द्रव्य कहते हैं, कोशिका द्रव्य कह सकते हैं। ये जो है ना यहाँ पर, ये कोशिका भित्ति है। कोशिका भित्ति। बीच में जो है ये वाले क्या है, केंद्रक है। तो यहाँ तक आप नोट कर सकते हो।